गायत्री देवी के 4 बेटे और 4 बहुएं थीं। पहले और दूसरे नंबर की बहुएं अमीर खानदान से आई थीं और तीसरे और चौथे नंबर की बहुएं गरीब परिवार की थीं। इसलिए गायत्री देवी अपनी बड़ी बहू सुमन और दूसरे नंबर की बहू नीलम के ऊपर ज्यादा ध्यान देती थी और हमेशा उनकी ही तारीफ करती थी। बाकी दोनों बहुओं आशा और वर्षा की हमेशा बुराई करती थी, जबकि आशा और वर्षा सुमन और नीलम के मुकाबले ज्यादा अच्छे स्वभाव की थी। गायत्री देवी की चारों बहुएं गर्भवती थीं और घर में आजकल इसी बात को लेकर चर्चा हो रही थी। ये लो सुमन बहू, नीलम बहू, कहाँ हो तुम दोनों? इधर आओ जरा। अरे माँ जी, ये इतने सारे थैले, इनमें क्या ले आई आप? लगता है आप तो पूरा बाजार ही खरीद लाए हो। हाँ, है तो कुछ ऐसा ही। अब मेरी दोनों लाडली बहुएं गर्भवती हैं, सुंदर सुंदर बच्चों को जन्म देने वाली हैं, तो उनका ख्याल मैं नहीं रखूंगी तो और कौन रखेगा। ये देखो, ये रहे देसी घी से भरे हुए डिब्बे, ये रहे बादाम काजू किशमिश के डिब्बे और सभी तरह की फल सब्जियां। और हाँ, तुम दोनों को ये नमकीन वाले बिस्किट और केक भी पसंद है ना, तो मैं दुकान से ये भी खरीद लाई। अब रोजाना पेट भरकर खाया करो। तुम दोनों को अपने खान पान का पूरा ध्यान रखना है। ठीक है माँ जी। वैसे मैंने आपको जो पैसे दिए थे सारे लग गए या फिर कुछ बचे हैं? मतलब ऐसे ही पूछ रही थी कि उन रुपयों से सामान आ गया होगा। अरे, आपने तो पैसे खर्च ही नहीं करे, मैंने तो आपको दिए थे, फिर ये सामान? ऐसी सास थोड़ी हूं जो अपनी बहू के पैसे खर्च करवा दूंगी। भले ही तुम अमीर घर से आई हो, पर यहाँ भी मैं तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दूंगी। ये पैसे मैंने अपने पास से लिए हैं। वो तुम्हारे ससुर जी की पेंशन आती है ना हर महीने, तो मेरे पास ऐसे ही रखी रहती है। कभी पैसे खर्च करने का मौका ही नहीं मिला, अब मिल रहा है तो भला पीछे कैसे रह सकती हूँ। सचमुच हमारी सासू माँ कितनी अच्छी है ना जेठानी जी। आशा, ओ आशा, वर्षा, कहाँ हो तुम दोनों? कब से बैठी हूँ, एक गिलास पानी का भी नहीं पूछा। पहले ठंडा पानी पिलाओ, फिर उसके बाद हम तीनों के लिए गरम गरम चाय बना देना। माँ जी, ये पानी ले लीजिए, चाय वर्षा ला रही है। हाँ ठीक है, अब जाओ, सर पर ही खड़ी रहोगी क्या? माँ जी, ये चाय ले लीजिए। कितनी बार कहा है दूध में पत्ती लगाया करो। मेरी दोनों बहुओं को ताकत की चीजों की बहुत जरूरत है, और तुम ये पतली पानी वाली चाय ले आती हो। माँ जी, मैंने दूध में ही पत्ती लगाई है। माँ जी, शाम के खाने के लिए क्या बनाना है एक बार बता देते। माँ जी, आज मेरा ना कढ़ी चावल खाने का बहुत मन है, और मुझे तो पनीर की भुर्जी खानी है माँ जी। तो बस ठीक है, रात के खाने में कढ़ी चावल, देसी घी के पराठे और पनीर की भुर्जी बनेगी। जो मेरी दोनों बहुओं ने कह दिया वही बनेगा। पर माँ जी, फली आलू की सब्जी काट कर रखी हुई थी। वर्षा का फलियां खाने का बहुत मन था। नहीं 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 माँ जी, मुझे तो फलियों की दुर्गंध आती है, फिर मैं पनीर की भुर्जी नहीं खा पाऊंगी। तू चिंता क्यों करती है नीलम बहू, जब तुमने मना कर दिया तो फलियों की सब्जी इस घर में बिल्कुल भी नहीं बनेगी। आशा, वर्षा, दोनों कान खोलकर सुन लो, फलियों की सब्जी उठाकर डस्टबिन में फेंक दो। वर्षा रोती हुई रसोई में चली जाती है। आशा उसके पास जाती है और उसे समझाती है। वर्षा, माँ जी की बात का बुरा मत माना करो। तुम्हारा फली आलू खाने का मन है ना? जब सुमन भाभी और नीलम भाभी सो जाएंगी और माँ जी शाम को मंदिर जाएंगी, तब मैं तुम्हारे लिए सब्जी बना दूंगी। आशा भाभी, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? हम भी तो प्रेग्नेंट है। माँ जी हम दोनों का ख्याल क्यों नहीं रखती? मुझे पता है हम दोनों गरीब हैं, इसलिए ऐसा है ना। हम सुमन भाभी और नीलम भाभी की तरह पैसे वाले घर से नहीं आए। वर्षा की बातें सुनकर आशा भी रो पड़ती है। कुछ महीने बीत जाते हैं। बहुओं की गोद भराई की रस्म होनी थी, सब उसी की तैयारियों में लगे थे। गायत्री देवी भी सुमन और नीलम की गोद भराई के लिए ज्यादा उत्साहित थी। उन्होंने सुमन और नीलम के लिए बढ़िया बढ़िया कपड़े और गहने मंगवा कर रख लिए थे, पर आशा और वर्षा की तरफ गायत्री देवी का कोई ध्यान ही नहीं था। सब लोग बैंक्वेट हॉल में फंक्शन के लिए जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी सुमन और नीलम गायत्री के पास आती हैं। बोलो ना भाभी, पहले आप बोलो। क्या हुआ सुमन बहू, बोलो क्या है, बोलो क्या कहना है। वैसे जल्दी चलो, फंक्शन के लिए देर हो रही है, सभी रिश्तेदार और मेहमान आ गए होंगे। माँ जी, वो मैं कह रही थी कि इस फंक्शन में आप ना ही जाओ तो हमारे लिए और हमारे आने वाले बच्चे के लिए शुभ रहेगा। वो मेरी मम्मी कह रही थी कि एक विधवा का साया एक गर्भवती सुहागन पर पड़ना अच्छा नहीं होता। माँ जी, ये हमारे भले के लिए है। आप एक विधवा हो और आपका साया हमारे और
हमारे आने वाले बच्चों पर पड़ा तो ये शुभ नहीं होगा, इसलिए आप इस फंक्शन में ना ही जाओ तो बेहतर है। आप आज हम दोनों से दूर ही रहना, हम नहीं चाहते कि हमारे आने वाले बच्चे की जान को खतरा हो। सुमन और नीलम की बातों को सुनकर गायत्री देवी को एक धक्का सा लगता है और उनकी आंखों में से आंसू बहने लगते हैं। वो हिम्मत बांधते हुए दोनों को सिर हिलाकर मना कर देती हैं। चलो नीलम, माँ जी हमारी बात को समझ गई हैं। अरे वो बहुत समझदार है। सुमन और नीलम फंक्शन में चली जाती हैं, पर कुछ देर बाद वो देखती हैं कि गायत्री देवी फंक्शन में आ गई हैं। माँ जी, हम आपको मना करके आए थे ना कि आप फंक्शन में मत आना, आपने फिर ऐसी बच्चों वाली हरकत की। क्या आप नहीं चाहती कि हम और हमारा बच्चा सुरक्षित रहे? तभी आशा और वर्षा आ जाती हैं। सुमन भाभी, नीलम भाभी, माँ जी को हम लाए हैं। माँ जी हमें और हमारे आने वाले बच्चों को आशीर्वाद देंगी। हाँ भाभी, माँ जी का आशीर्वाद हमारे लिए भगवान के आशीर्वाद के समान है। वो भी तो माँ है, उन्होंने भी तो बच्चों को जन्म दिया है। वो भी हमारे होने वाले बच्चों की दादी बनेंगी, इसलिए हमें आशीर्वाद देने का सबसे पहला अधिकार माँ जी का है। चलिए माँ जी, हम दोनों बहुओं को अपना आशीर्वाद दीजिए। हमारी गोद भराई की रस्म आपसे ही शुरू होगी। मुझे माफ कर दो आशा बहू, वर्षा बहू, मैंने हमेशा तुम दोनों के साथ कितना बुरा व्यवहार किया। आज तुम दोनों ने मेरा कितना सम्मान किया है। सुमन और नीलम के लिए मैंने कितना कुछ किया, पर उन्होंने मुझे इस अच्छाई का क्या सिला दिया। भले ही वो अमीर घर से आई है, पर उनका दिल कहते कहते गायत्री देवी फूट फूट कर रो पड़ती है। माँ जी चुप हो जाइए, अब रोना नहीं, चलिए हम सब मिलकर फंक्शन में एंजॉय करेंगे। गायत्री देवी आशा और वर्षा को अपने गले से लगा लेती हैं। उस दिन से गायत्री देवी आशा और वर्षा को बहुत प्यार करने लगी। वो चारों बहुओं में बराबर ही समानता रखती थी। जिसके हिस्से का काम है उसी को करना है। ये नहीं कि सुमन और नीलम अमीर हैं तो उन पर ज्यादा ध्यान दें, ऐसा कुछ नहीं था। आगे भी चारों बहुओं और चारों बहुओं के बच्चों में भी गायत्री देवी ने समानता रखी। ये देखकर आशा और वर्षा बहु खुश थी। सुशीला सीतापुर गांव में अपने बेटे अंकित के साथ रहती थी। सुशीला के पति का देहांत हो चुका था। सुशीला एक दाई का काम करती थी। गांव में गरीब घरों की बहु बेटियां जो डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल नहीं जा पाते थे, उनके घर में ही सुशीला की मदद से बच्चे की डिलीवरी हो जाती थी। सुशीला बहुत ही समझदार दाई थी। गांव की औरतें उस पर बहुत विश्वास करती थी। एक दिन, अरे सुशीला दाई, जल्दी चलो सुमित्रा के घर। रुको, मैं अपना थैला उठा लूं। अरे रामू भैया, अंकित स्कूल से आएगा तो उसे बोल दोगे जरा, मैं सुमित्रा के घर जा रही हूँ। रोटी चटनी बनाकर रखी है, आएगा तो खा लेगा। ठीक है सुशीला बहन, बोल दूंगा। सुशीला पड़ोस के रामू को बोलकर सुमित्रा के घर चली गई। कुछ देर बाद बेटी की माँ सुमित्रा सुशीला से बोली, सुशीला दाई, तुम पर गांव की हर औरत आंख बंद करके विश्वास कर सकती है। तुम्हारे हाथ में तो शफा है सुशीला दाई, ये लो तुम्हारे 100 रुपए। सब भगवान की मेहर है सुमित्रा बहन, मैं तो बस उसका नाम लेकर ही जच्चा को हाथ लगाती हूँ। गांव के गरीब घर कभी 50 कभी 100 रुपए सुशीला को अपनी मर्जी से पकड़ा देते थे। सुशीला उसमें ही खुश हो जाती थी। उसने कभी भी अपनी गरीबी को अपनी कमजोरी नहीं समझा। अरे अंकित बेटा, तू आ गया स्कूल से? चटनी रोटी खा ली थी बेटा? हाँ माँ, मैंने खा लिया। माँ ये लो पानी पी लो, आप भी तो काम से थक कर आई हो। मैंने आपके लिए एक रोटी बचा दी, मुझे एक रोटी की ही भूख थी। मेरा लाल, मेरा बच्चा, तू मेरा कितना ख्याल रखता है। सुशीला और अंकित दोनों माँ बेटे अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थे। धीरे धीरे वक्त ने करवट ली। अब अंकित बड़ा हो चुका था। गांव में ही रहकर अंकित ने शहर के प्राइवेट कॉलेज से अच्छे नंबर से ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की थी। सुशीला अब उम्र के साथ बूढ़ी हो चली थी, आंखें भी कमजोर हो गई थी। इसलिए अब सुशीला ने कुछ साल पहले दाई का काम छोड़ दिया था। सुशीला ने गांव छोड़ दिया था। अब वो और अंकित शहर में किराए के मकान में रहते थे। अंकित बेटा, ये ले, तेरे लिए भिंडी की सब्जी और रोटी बना दी है, ये तेरा खाने का डिब्बा। माँ, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो, अपनी सेहत का भी ध्यान रखा करो। अंकित एक ऑफिस में 20,000 रुपए माह की नौकरी करता था, जिसमें से 8,000 घर का किराया और बिजली पानी अलग। बाकी जो थोड़े पैसे बचते वो घर के खर्च में लग जाते। एक दिन, देखो कल्पना, तुम मेरे बॉस की बेटी हो, वो कभी भी हमारी शादी को मंजूरी नहीं देंगे। नहीं अंकित, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और सिर्फ तुम्ही से शादी करूंगी, वरना कुंवारी रहूंगी। कल्पना, मैं एक गरीब परिवार में पला बड़ा हूँ,
जिंदगी के ऐशो आराम मैं तुम्हें नहीं दे पाऊंगा। मुझे कुछ नहीं सुनना अंकित, मैं बस तुमसे ही शादी करूंगी। जब ये बात कल्पना के पिता सुमेर चंद यानी कि अंकित के बॉस को पता चली तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। कल्पना, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम हमारे ऑफिस के एक मामूली वर्कर से शादी करना चाहती हो? अगर मेरी शादी अंकित से नहीं हुई तो मैं अपनी जान दे दूंगी पिताजी। इकलौती बेटी कल्पना की जिद के आगे सुमेर चंद कुछ नहीं कर सका और अंकित से कल्पना की शादी हो गई। शादी के बाद कल्पना अपनी ससुराल आती है। अंकित, ये पिताजी ने हमारे रूम के लिए एयर कंडीशनर भेज दिया है। वो मुझे एसी में सोने की आदत है ना। कल्पना, अभी मैं एसी का बिल नहीं दे सकता। अभी तुम ये अपने पापा को वापस भेज दो। अंकित, मेरे पापा ने ये एसी इतने प्यार से मुझे दिया है, मैं वापस नहीं भेजूंगी। अंकित कमरे से बाहर आ जाता है। अंकित बेटा, इसमें बहू की कोई गलती नहीं है, उसे इन सब चीजों की बचपन से आदत है। तू लगवा दे एसी अगर उसका मन है तो। अंकित मजबूर होकर एसी लगवा देता है। एक दिन। थैंक यू भैया, कितना बिल हुआ? जी 1280 रुपए। अंकित, आज संडे था तो ये मैंने खाने पीने की कुछ चीजें ऑर्डर की थी। 1280 रुपए देना, डिलीवरी बॉय को देना है। कल्पना, 1280 रुपए का खाना? पर आज तो माँ ने तुम्हारे लिए घर पर अपने हाथों से कचौड़ी आलू बना लिए थे ना। पर मुझे पिज्जा, बर्गर, कोक वगैरह का मन था, इसलिए मैंने ऑर्डर कर दिया। मैं माँ जी के हाथ का इतना ऑयली फूड नहीं खा सकती। कोई बात नहीं बहू, ये लो पैसे और उस लड़के को दे दो, वो कब से खड़ा है। अंकित बेटा, कोई बात नहीं, अब मंगा लिया तो गुस्सा मत हो बहू पर। कल्पना सारा दिन एसी चलाकर बैठती थी और आए दिन अंकित के पैसे खर्च करवाती रहती थी। एक दिन। क्या 10,000 रुपए? इतना बिजली का बिल? कल्पना, मैंने तुम्हें बोला था ना, सारा दिन एसी मत चलाकर बैठना। अब मैं कहाँ से बिल भरूंगा? अरे तुम चिंता क्यों कर रहे हो, मैं अभी पापा को फोन मिलाऊंगी, वो जितने मांगू उतने पैसे भेज देंगे। खबरदार अगर उन्हें एक भी फोन किया। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, मैं तुम्हारी फरमाइशें पूरी नहीं कर पाऊंगा। अंकित, ये क्या तरीका है बहू से बात करने का? कल्पना बेटा, हमारा सुमेर चंद जी से यूं पैसे मांगना अच्छी बात नहीं, अब तुम हमारी जिम्मेदारी हो। कल्पना गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। कुछ दिन बाद। क्या हुआ कल्पना, तबीयत तो ठीक है ना बहू? नहीं, थोड़ा जी घबरा रहा है, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया है, वहीं जा रही हूँ। ला जरा मैं तेरी नब्ज देखूं, सब ठीक तो है, कोई और बात ना हो। माँ जी, ये नब्ज वगैरह देखना आप जैसे पुराने लोगों का ही काम है, मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ। अंकित, मुझे 2000 रुपए दो जरा। सुशीला अंकित को इशारे से चुप करा देती है। अंकित कल्पना को 2000 रुपए दे देता है। कल्पना को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। ये सुनकर सुशीला और अंकित भी बहुत खुश होते हैं। कल्पना अपने पिता सुमेर चंद से मिलने अपने मायके जाती है। कल्पना बेटी, अंकित बहुत ही मेहनती लड़का है। उसने मेरे आधे शेयर लेने से भी मना कर दिया। वो खुद कमाकर तुम्हें सारी खुशियां देना चाहता है। तुम्हारी सास भी बहुत नेक दिल है। अब तो माँ बनने वाली है, इसलिए खुश रहा कर। सुशीला हाथ खींचा होने पर भी कल्पना को खाने पीने की कोई कमी नहीं रखती थी। अपने बजट से बाहर अंकित भी पैसे खर्च कर देता था, पर कल्पना फिर भी खुश नहीं होती थी। जुलाई अगस्त का मानसून तेजी पर था। रोजाना मूसलाधार बारिश हो रही थी। एक दिन। अरे अंकित बेटा, बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। रात के 11 बज रहे हैं, बिजली के शायद कहीं तारे टूटी हैं, तभी बहुत देर से लाइट गई हुई है। अंकित, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, डॉक्टर को फोन मिलाओ। अंकित डॉक्टर को फोन मिलाता है, पर डॉक्टर उस वक्त शहर से बाहर गई हुई होती हैं। कल्पना, डॉक्टर शहर से बाहर गई हुई हैं। रुको, मैं पापा को फोन मिलाती हूँ। पापा, मेरी डॉक्टर शहर से बाहर गई हुई है, प्लीज किसी डॉक्टर का पता करो पापा, मेरा दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। समय बीत रहा था। कल्पना सुशीला को हाथ तक नहीं लगाने दे रही थी। बारिश से सड़कें पानी से भरी हुई थी, तो कोई टैक्सी वाला भी नहीं आ रहा था। अंकित बेटा, कोई भी डॉक्टर अभी ड्यूटी पर नहीं है। रात के 1 बज रहे हैं, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, कोई भी कांटेक्ट मिल जाए तो। कल्पना बेटा, मुझे सिर्फ एक बार देखने दे। नहीं, मैं ऐसे हाथ नहीं लगाने दूंगी। कल्पना, मेरी माँ गांव में एक दाई रह चुकी हैं, तुम शायद नहीं जानती हो। गांव में कितने बच्चों को पहली किलकारी माँ की वजह से सकुशल सुनाई देती थी। माँ को अपने पास आने दो। बड़ी मुश्किल से कल्पना सुशीला पर विश्वास करती है। सुशीला को पता था कि और देर डिलीवरी को रोका नहीं जा सकता, इसलिए वो अंकित को बाहर भेजकर कल्पना की डिलीवरी करती है। सुशीला के हाथ कांप रहे थे, क्योंकि बरसों बाद उसने ऐसा किया था। पर कहते हैं ना, व्यक्ति अपना हुनर कभी नहीं भूलता।
कल्पना के सकुशल बेटा पैदा होता है। सुशीला खुशी से रोने लगती है। कल्पना, देख तेरा बेटा कितना सुंदर है। माँ जी बधाई हो, आप दादी बन गई। अंकित भी बेटे को देख खुशी से फूला नहीं समाता। तभी सुमेर चंद डॉक्टर को लेकर आ जाता है। पापा, आप नाना बन गए। सुशीला आंटी, आपने मुझे पहचाना? मैं वो कांता देवी की बड़ी बेटी मुस्कान। आपने ही मेरे भाई के वक्त माँ की डिलीवरी की थी जब हम गांव में थे। हाँ बेटी, मुझे याद है। उनका बच्चा पेट में उल्टा हो गया था। अब कैसा है तुम्हारा छोटा भाई? अब तो वो इंजीनियर बन गया है। ये आपकी बहू है। बधाई हो आप सबको। सुशीला आंटी, जब डिलीवरी के वक्त हो तो समझ जाइए आप बिल्कुल सही हाथों में हो। ये सब सुनकर कल्पना शर्मिंदा हो गई। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप पर विश्वास नहीं किया। उस दिन सच में कल्पना को समझ आ गया था कि हमें हर परिस्थिति में खुश रहना आना चाहिए और व्यक्ति अपनी सोच से बड़ा बनता है, न कि दिखावे से। गरीब सास अमीर बहू का फर्क अब कल्पना के दिल और दिमाग से हट चुका था और अब वो अपनी ससुराल में खुशी खुशी रहने लगी।